स्टैटिक्स के इस अंक में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग ने यूपीएस ट्रिपल एससी या जेएसओ सीजीएल सेंट्रल एग्ज़ाम या दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम जिसमें स्टैटिक्स से प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए यह एप्लीकेबल है। तो इस कड़ी में हम लोगों ने सबसे पहले जाना था कि वर्ड स्टैटिक्स, ये स्टैटिक शब्द 4 जगह से आया है। पहला लैटिन शब्द स्टेटस, इटालियन शब्द स्टैटिस्टा, जर्मन शब्द स्टैटिस्टिक और फ्रेंच शब्द स्टैटिस्टिक। इन सभी शब्दों का अर्थ पॉलिटिकल स्टेटमेंट आर्ट्स यानी राजनीतिज्ञों की कला के रूप में इस्तेमाल होता है। स्टैटिक्स का जन्म जो पहली बार 1749 गॉटफ्राइड अकेनवाल ने सबसे पहले 1749 में स्टैटिक्स के बारे में बताया था। इसीलिए गॉटफ्राइड अकेनवाल को फादर ऑफ स्टैटिक्स कहते हैं, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी के जनक कहते हैं, फादर ऑफ स्टैटिक्स। उसके बाद हम लोगों ने देखा था पिछले कड़ी में मीनिंग क्या होता है। तो स्टैटिक्स का अर्थ जो होता है मल्टीपल सेंस में होता है और वेरियस सेंस में होता है। अर्थात सांख्यिकी शब्द जो होता है वह बहुअर्थी होता है, मल्टीपल मीनिंग होता है। जिस रूप में इस्तेमाल करें तो पहला जब उसको प्रोडक्ट के उत्पाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो डेटा कहलाता है, प्रोसेस के रूप में तो स्टैटिकल मेथड बन जाता है, और जब उसको डिस्क्रिप्टिव मेजर्स यानी विवरणात्मक माप के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो वह प्रतिदर्शज बन जाता है, स्टैटिक। अब पुलर सेंस में न्यूमेरिकल डाटा और सिंगुलर सेंस में स्टैटिकल डाटा बन जाता है। अर्थात स्टैटिक्स को हम लोग 2 सेंस में, एक वचन और बहुवचन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें कुछ परिभाषा को हम लोग को दिमाग में इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे अकॉर्डिंग टू वेबस्टर क्या कहना है, तो स्टैटिक्स आर द क्लासिफाइड फैक्ट्स, क्लासिफाइड मतलब वर्गीकरण। जब आंकड़े को किसी विशेष गुण के आधार पर सुविधाओं के लिए बांटते हैं तो उसी क्रिया को क्लासिफिकेशन कहते हैं। फैक्ट्स रिप्रेजेंटिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पीपल इन ए स्टेट, स्पेशली दोज फैक्ट्स which can be stated in number or in any tabular or classified arrangement. The systematic arrangement of data in row or column, आंकड़ों को पंक्तियों और स्तंभों में बांटने की क्रमबद्ध व्यवस्था को शार्दियन कहते हैं। और क्लासिफिकेशन आगे चल करके यह टॉपिक बनेगा जिसको हम लोग देखेंगे। स्टैटिक्स, दूसरा बॉले ने कहा, स्टैटिक्स में भी राइटली कॉल्ड द साइंस ऑफ एवरेज, स्टैटिक्स में भी कॉल्ड द साइंस ऑफ काउंटिंग, गणना का विज्ञान है। Statistics is a numerical statement of facts in any department of inquiry placed in relation to each other. इस तरह से ढेर सारे विद्वान आए, अपने अपने हिसाब से उसको परिभाषित किया। जैसे हम लोग को इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कैसे, तो इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं कि देखिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इस तरह से पूछेगा तो परिभाषा याद, स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ एवरेज इज ए स्टेटमेंट गिवन बाय, कौन दिया था? सांख्यिकी माधों का विज्ञान है, या किसने कहा था? तो बॉले ने कहा था सांख्यिकी माधों का विज्ञान है। तो इस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि अब स्टेटमेंट दे दिया और कहेगा कि इसने कौन से व्यक्ति ने यह परिभाषा दिया था। सेकेंड, स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स यानी अनुमानों और संभावनाओं को, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता। तो सांख्यिकी अनुमानों एवं संभावना, प्रायिकता संभावना का विज्ञान है। तो किसने कहा था? तो वॉडिंगटन ने कहा था सांख्यिकी अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान है। तो इस तरह से हम लोगों को जो है सो दिमाग में रखना पड़ेगा। तो वहाँ दिया हुआ है, तो इस परिभाषा को 2-4 बार पढ़ करके हम लोगों को दिमाग में सेट करना पड़ेगा कि किस तरह से है। ये 1-2 बार जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न,
उसका आपको हमने एक नमूना दिखाया कि किस तरह से परिभाषा से पूछता है। अब यहाँ पर ये 4-5 क्वेश्चन जो बहुत इजी है, जो इसको हम लोग को समझना चाहिए, तो सारा चीज़ को हम लोग एक साथ यहाँ पर देखिए, ये 5 चीज इंपोर्टेंट जो एक साथ आपको मिल गया इस तरह से कि फादर ऑफ स्टैटिक्स, याद रखना है फादर ऑफ स्टैटिक्स, तो गोटफ्राइड अकेनवाल, गोटफ्राइड ओकेनवाल, ओकेनवॉल, गोटफ्राइड अकेनवाल को सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। गोटफ्राइड अकेनवाल। फादर ऑफ सेट थ्योरी यानी समुच्चय सिद्धांत के जनक कौन है? तो जॉर्ज केंटर। जॉर्ज केंटर को सेट थ्योरी यानी समुच्चय सिद्धांत का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ मैथमेटिक्स, आर्किमिडीज को फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। और आर्यभट्ट को, ये भारत के नजरिए से, भारत के नजरिए से आपको आर्यभट्ट को मैथमेटिक्स का जनक कहा जाता है। और आर्किमिडीज को मैथमेटिक्स का जनक कहा जाता है पूरा विश्व के नजरिए से। फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी, याद रखना पास्कल एंड फर्मेंट, पास्कल एंड फर्मेट। पास्कल और फर्मेट को जो है सो प्रोबेबिलिटी का जनक कहा जाता है। ब्लाइस पास्कल और पियरे फर्मेट दो नाम मिल करके हैं, इसलिए याद रखेंगे निकनेम पास्कल एंड फर्मेट को प्रोबेबिलिटी का जनक कहा जाता है। सेट थ्योरी का और प्रोबेबिलिटी को जोड़ने का, सेट थ्योरी और प्रोबेबिलिटी को जोड़ करके प्रोबेबिलिटी को, तो कोलमोगोरोव को जो है सो सेट थ्योरी को प्रोबेबिलिटी से जोड़ करके प्रोबेबिलिटी को आसान बनाने का श्रेय जो है सो कोलमोगोरोव को जाता है। और एक इकोनोमेट्री, स्टैटिक्स प्लस मैथ प्लस इकोनॉमिक्स, जो तीनों मिलता है उसका नाम पड़ता है आपको इकोनोमेट्री। स्टैटिक्स प्लस मैथमेटिक्स प्लस इकोनॉमिक्स, तीन को जहाँ मिलता है वो तीनों का कंबाइंड रूप से जो नाम दिया जाता है इकोनोमेट्री। इकोनोमेट्री सबसे पहले रगनर फिश ने जो है सो ये शब्द का इस्तेमाल किया था, इसलिए एक बार पूछा भी हुआ है, तो इसको याद रखेंगे कि स्टैटिक्स प्लस इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स, ये तीनों जब एक साथ मिलता है वो तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनोमेट्री। तो इकोनोमेट्री शब्द जो आया वह रगनर फिश के द्वारा दिया गया, इसलिए इकोनोमेट्री को टर्म का सांख्यिकी प्लस गणित प्लस अर्थशास्त्र, ये तीनों मिल गया, इस तीनों का नाम पड़ता है इकोनोमेट्री। इकोनोमेट्री शब्द कौन दिया था? तो रगनर फिश, RF, रगनर फिश, उन्होंने जो है सो सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया, इसीलिए रगनर फिश को आपको इकोनोमेट्री का जनक भी कह सकते हैं। तो सेट थ्योरी को कौन जोड़ा? सेट थ्योरी और प्रोबेबिलिटी को जोड़ने का काम कोलमोगोरोव ने किया है। फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी पास्कल और फर्मेंट, और फादर ऑफ स्टैटिक्स गॉटफ्राइड अकेनवाल, फादर ऑफ सेट थ्योरी जॉर्ज केंटर, मैथमेटिक्स के फादर आर्किमिडीज, और भारत के नज़रिए से आपको आर्यभट्ट को श्रेय जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो है सो एक उसी को शॉर्ट में यहाँ पर ओरिजिन ऑफ द वर्ड स्टैटिक्स, लैटिन से स्टेटस, इटालियन से स्टैटिस्टा, जर्मन से स्टैटिस्टिक, और फ्रेंच से लास्ट में QUE, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद मल्टीपल सेंस में प्रोडक्ट उत्पाद के रूप में
उत्पाद के रूप में स्टैटिकल डाटा प्रोसेस विधियां या विधियन प्रोसेस के रूप में स्टैटिस्टिकल मेथड और डिस्क्रिप्टिव मेजर्स विवरणात्मक माप के रूप में प्रतिदर्शज कहलाता है। इस तरह से शॉर्ट में हम लोग को एक दो बार पढ़ने से दिमाग रटने से याद नहीं होता है, एक दो बार पढ़ेंगे तब अपने दिमाग में सेट हो जाता है। फिर लास्ट में चलते चलते इस तरह से हम लोग करेंगे तो काम आसान होगा। तो इसको हम लोगों ने जाना। तो यहाँ से सिंगुलर फॉर्म में और पुलर फॉर्म में परिभाषा को हम लोग को याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम लोग कलेक्शन ऑफ डाटा, सांख्यिकी का पहला चरण क्या है? फर्स्ट स्टेप कलेक्शन ऑफ डाटा, सेकेंड स्टेप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, थर्ड स्टेप प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, फोर्थ एनालिसिस ऑफ डाटा, 5 इंटरप्रिटेशन। कोई भी सांख्यिकीय कार्य जो होता है 5 चरण में संपन्न होता है। तो 5 चरण में, और सबसे कोई भी सांख्यिकीय कार्य करने से पहले क्या करते हैं? तो सबसे पहले आयोजन यानी ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य का निर्धारण करते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। फंक्शन, स्टैटिक्स सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट यानी स्टैटिक्स सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स यानी जटिल तथ्यों को सरल बनाता है। स्टैटिक्स प्रेजेंट द फैक्ट्स इन ए डेफिनिट फॉर्म, एक सिस्टमिक मैनर प्रदान करता है। स्टैटिक्स प्रोवाइड्स ए टेक्निक ऑफ कंपैरिजन, तुलनात्मक आधार प्रस्तुत करता है, ये इसका फंक्शन है। स्ट्रेटजी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में भी सांख्यिकी का योगदान बहुत है। हेल्प टू फॉर्मुलेट पॉलिसी, योजना बनाने में। स्टैटिक्स हेल्प इन फोरकास्टिंग, पूर्वानुमान और फ्यूचर के बारे में बताने में जो है सो सांख्यिकी का अहम रोल योगदान है। स्टैटिक्स हेल्प टू टेस्ट एंड फॉर्मुलेट थ्योरीज, नियमों और सिद्धांतों की सत्यता की जांच करने में जो है सो स्टैटिक्स का योगदान आता है। और स्टैटिक्स हेल्प्स द गवर्नमेंट, सरकार को सांख्यिकी बहुत मदद करता है। क्यों, कैसे? तो सरकार की यदि लोकप्रियता गिर रही है तो देखते हैं सरकार समय समय पर अपना सर्वे कराता है आंतरिक रूप से, और जो कमजोरी है उसको दूर करने का, जो प्रॉपर्टी गिर रहा है तो उसको कैसे बढ़ाने के लिए तब जाकर के कल्याणकारी योजनाओं की झड़ी लगा करके फिर पुनः वोट को वापस अपने खाते में जोड़ने का प्रयास होता है। लिमिटेशन, सीमा, स्टैटिक्स डज नॉट डील्स विद द इंडिविजुअल, सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करती है, सांख्यिकी समूहों का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं। सांख्यिकी में इंडिविजुअल का कोई स्थान नहीं है। इसमें जैसे हम लोग आधुनिक युग में देखते हैं हर चीज ग्रुप, जीविका ग्रुप बिहार में कमाल किया है, उस तरह से और भी बहुत सारे, इसलिए सांख्यिकी ग्रुप पर जोर देता है। ग्रुप, अब वर्तमान समय में ग्रुप के लिए जीना और ग्रुप के लिए मरना, अब अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए यदि आपका ग्रुप बढ़िया मिल गया तो आप जो है सो कम समय में कमाल कर सकते हैं। तो सांख्यिकी ये जो सारा ग्रुप का सिद्धांत है ये सब यहीं से आया है। इसलिए सांख्यिकी इंडिविजुअल का कोई स्थान नहीं है, यहाँ ग्रुप पर जोर देता है। स्टैटिक्स डील्स विथ क्वांटिटेटिव डाटा, फैक्ट्स आर 2 टाइप, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तथ्य 2 प्रकार के होते हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक। गुण तत्व जैसे सुंदरता, अमीरी, गरीबी, बुद्धिमत्ता, ये गुण तत्व हुआ। मात्रा तत्व हुआ जो संख्या में 10, 20, 50। तो गुणात्मक आंकड़ों के लिए मीन मीडियन मॉड में मीडियन सबसे बेस्ट होता है। डिस्पर्सन में चतुर्थक विचलन सबसे बेस्ट होता है। क्यों होता है? तो मीडियन का अर्थ होता है बीच का अध्ययन, एग्जैक्ट 50%, और क्वार्टाइल डेविएशन जो है वह बीच के 50% का अध्ययन है। तो मीडियन एग्जैक्ट 50% और क्वार्टाइल डेविएशन जो है सो स्टडी ऑफ 50% बीच का 50% का अध्ययन है। इसीलिए यहाँ तक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, गुणात्मक और मात्रात्मक। फैक्ट्स आर 2 टाइप्स। स्टैटिस्टिकल लॉ आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज, सांख्यिकी के नियम और सिद्धांत औसत रूप में ही सत्य होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखते होंगे ध्यान से, जब कोई बल्लेबाज टीम में आता है तो एक मैच अच्छा खेला, खराब, उसको तुरंत निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। एक सीरीज 4-5 मैच में मौका देता है, यदि 5वें मैच में फ्लॉप हो गया तब उसको सीरीज से बाहर अंदर करता है, इस तरह से। इसलिए सांख्यिकी के नियम औसत रूप में तथा दीर्घकाल में सख्त होते हैं। इसलिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि योजनाएं 2 तरह की होती है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म कम समय में पूरा, लॉन्ग टर्म तो वही दीर्घकाल। तो स्टैटिस्टिकल लॉ आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज, सांख्यिकी के नियम औसत रूप में तथा दीर्घकाल में सत्य होते हैं। स्टैटिस्टिक्स डज नॉट रिवील द इंटायर स्टोरी, सांख्यिकी आपको
पूरी कहानी कहने में सक्षम होता है, रिवील और नोट रिवील द इंटायर स्टोरी। सांख्यिकी पूरा कहानी स्टोरी को पूरा विस्तार से बताने में सक्षम नहीं होता है, यह केवल एक ओवरऑल आइडिया दे देता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए कि अभी वर्तमान समय में इलेक्शन कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन पूरा जो पूर्वानुमान है वह पूरा एक एक करके व्याख्या देने में सक्षम नहीं होता है। तो स्टैटिक्स डज नॉट रिवील द इंटायर स्टोरी, पूरी कहानी कहने में सक्षम नहीं होता है। स्टैटिक्स इज लिएबल टू बी मिसयूज, सांख्यिकी का दुरुपयोग आसानी से किया जा सकता है, इसीलिए इसका यूज करते समय जो है सो हम लोगों को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। स्टैटिकल डाटा शुड बी यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस, सांख्यिकी का जब कोई भी प्रोसेस करे उसमें उसी तरह का आंकड़ों में एक रूपता और समानता रहना आवश्यक है। जैसे आंकड़े एक तरह के नहीं रहेंगे तो उससे निष्कर्ष भ्रामक और हास्यास्पद हो सकते हैं। तो इतना तक हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा था। अब यहाँ से क्लास टॉपिक शुरू होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा, आंकड़ों का संग्रहण। तो ये अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ, यह सांख्यिकी का पहला चरण है, प्रथम चरण इसको नाम दिया गया, प्रथम चरण। सांख्यिकी का पहला चरण क्या है? कलेक्शन ऑफ डाटा। कोई भी सांख्यिकीय कार्य करने से पहले क्या करते हैं? तो आयोजन, उद्देश्य का निर्धारण, ऑब्जेक्टिव। तो इस तरह से हम लोग को ये कलेक्शन ऑफ डाटा, ये सांख्यिकी का पहला चरण है। तो अब डाटा क्या हुआ? सूचनाओं के भंडार को डेटा कहते हैं, द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ फैक्ट। सूचनाओं के भंडार को डेटा कहते हैं। स्टैटिकल इंक्वायरी मीन्स स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन, statistical inquiry means statistical investigation. One who conduct this type of inquiry is an investigator. जो डाटा को कलेक्ट करता है उसको हम लोग इन्वेस्टिगेटर बोलते हैं। द इन्वेस्टिगेटर नीड्स द हेल्प ऑफ सर्टेन पर्सन टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, दे आर नोन एज इनोवेटर्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हुआ कि जनगणना किसके द्वारा करवाई जाती है? जनगणना किसके द्वारा करवाई जाती है? किसके द्वारा करवाई जाती है? यही इसका नाम पड़ता है इनोवेटर्स, प्रगणक, इनोमरेटर, प्रगणक। जनगणना प्रगणकों द्वारा करवाई जाती है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुआ। जनगणना प्रगणकों द्वारा करवाई जाती है, इनोवेटर्स। जनगणना प्रगणकों द्वारा करवाई जाती है, जनगणना प्रगणकों द्वारा करवाई जाती है। तो स्टैटिकल इंक्वायरी मीन्स स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन। वन हु कंडक्ट दिस टाइप ऑफ इंक्वायरी इज कॉल्ड एन इन्वेस्टिगेटर. The investigator need to help of certain person to collect information, they are known as enumerators. जनगणना प्रगणकों द्वारा करवाई जाती है। The investigator needs help of certain person to collect information, they are known as enumerators, and respondents are those from whom the statistical information is collected. ठीक है। डाटा क्या हुआ? द वर्ड डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन ऑफ फैक्ट, इंफॉर्मेशन ऑफ फैक्ट। सूचनाओं के भंडार को डेटा कहते हैं। द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू, अब देखिए आंकड़ा को जमा करने का मेन जो सेंस होता है, एक सेंसस और एक सर्वे। सेंसस जैसे अभी 2027 में जनगणना होगा, तो ये सेंसस मेथड हुआ। इसका खासियत होता है कि इसमें ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा समय, सब कुछ ज़्यादा तब जाकर के सेंसस हुआ। इसी को आगे चल करके हम लोग प्राइमरी मेथड नाम देंगे, प्राइमरी सोर्स नाम देंगे। तो सेंसस जो है वह
जनरली थीम था कि प्रत्येक, अब इस बार तो लिंक टूट गया है, लेकिन जनरल सेंस है प्रत्येक 10 वर्ष पर होता है। पहली बार जनगणना 1887 और विधिवत जनगणना 1981। अब पहली बार जो हुआ था वह 1800 ला रहे हैं, ये जीएस के लिए अपना याद रखिएगा। ये भी एक एक का जो लगा था 1981 से लगना शुरू हुआ था। ठीक है, तो पहली बार अलग हुआ था और विधिवत जनगणना जो शुरू हुआ वह 1881 से। तो इस चीज को अपना दिमाग में रखेंगे, ये जीएस का क्वेश्चन है। तो ये हो गया, प्रत्येक वर्ष पर होती है। अब तक कितनी बार हुई है? अब की 27 में होने वाला है। तो द वर्ड डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन ऑफ फैक्ट, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू सेंसस और सर्वे। तो सेंसस में होता है कि ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा धन खर्च होता है, ज़्यादा श्रम करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत होता है, लेकिन एकदम ऑथेंटिक होता है 100%। सर्वे कम समय, कम लागत, कम धन खर्च और कम श्रम में एक पूर्वानुमान करने का टेक्निक है, तो उसी को हम लोग सर्वे कहते हैं। इसलिए सेंसस और सर्वे एक आगे चल करके सैम्पलिंग चैप्टर बनेगा, उसमें पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। तो सेंसस एंड सर्वे इन ए रूटीन मैनर और अदर सोर्सेस इज कॉल्ड डेटा। ठीक है, तो डाटा को सेंसस द्वारा कर सकते हैं, सर्वे द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग डाटा को कलेक्ट करेंगे। अब डाटा को कलेक्ट करने के लिए ए रॉ डाटा इज स्टैटिकल डाटा इन ओरिजिनल फॉर्म बिफोर एनी स्टैटिकल टेक्निक आर यूज्ड टू रीडिफाइन प्रोसेस और समराइज इट। इसमें प्राथमिक आंकड़ा, द्वितीय आंकड़ा। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है, कौन कौन सा, उसको देखिए। सोर्स ऑफ डाटा क्या हुआ? तो एक होता है इंटरनल सोर्स और एक होता है एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। इंटरनल सोर्स क्या हुआ कि एक प्रकार से हिस्ट्री के सेंस में समझिएगा तो अंतःपुर की बातें, अंतःपुर में आंतरिक मामलों में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये अंतर समय समय पर हर संस्था अपना जो महत्वपूर्ण संस्था है, महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, वह समय समय पर अपने स्ट्रेंथ को जांचने के लिए, अपने आप कहाँ है उसको जांचने के लिए समय समय पर अपना सर्वे कराता है और उसमें जो अपना खामियां है उसको दूर करने का प्रयास। जैसे राजनीतिक दल सब जो है आत्ममंथन शिविर, आत्मचिंतन शिविर, ये सब जो लगाते रहता है, करते रहता है, वो सब है। इससे बाहरी जनता को इससे कोई मतलब इसमें नहीं है। तो इसीलिए इंटरनल सोर्स से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। एक्सटर्नल सोर्स से मतलब है, एक्सटर्नल सोर्स बाहरी आकर सोर्स दो प्रकार का होता है, प्राइमरी यानी प्राथमिक, सेकेंडरी द्वितीय। तो बाहरी स्रोत दो प्रकार का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। कलेक्शन ऑफ डाटा, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा। कलेक्शन ऑफ डाटा, प्राइमरी डाटा कौन कौन हुआ, कौन सा मेथड हुआ? तो एक प्रकार से 6 मेथड होता है प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने का। 6 मेथड होता है। डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरस्पॉन्डेंस पत्राचार के द्वारा, मेल क्वेश्चन एरायर के द्वारा, क्वेश्चन एरायर फिल्ड बाय इम्यूनिटर्स प्रगणकों द्वारा खुद फॉर्म को भरा जाता है, एसएमएस के द्वारा और टेलीफोन के द्वारा। इस तरह से हम लोग 6 प्रकार से जो है सो प्राथमिक आंकड़ा को कलेक्ट करने का मेथड है। सबसे तेज गति से डाटा कलेक्ट करने का जो मेथड है उसको टेलीफोन बोलते हैं। यस या नो तुरंत मिलेगा। और ज़्यादा जो क्वेश्चन एरिया कवर करता है वो मेल्ड इन क्वेश्चन एरायर के द्वारा, वो ज़्यादा एरिया कवर होता है। इससे पहले जो ज़्यादा एरिया कवर होता था डाक और तार विभाग द्वारा होता है। तो देखें तार विभाग तो अब बंद हो गया है, इसीलिए टेलीफोन सबसे तेज गति से आंकड़ा को कलेक्ट करता है। और मेल्ड क्वेश्चन एरायर जो है वह आपको ज़्यादा एरिया को कवर करता है। ज़्यादा एरिया को कवर करने के लिए मेल मेथड का प्रयोग होता है और टेलीफोन से तेज गति से परिणाम बदलने के लिए, प्राप्त करने के लिए जो है सो टेलीफोन का इस्तेमाल होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो प्राइमरी प्राथमिक आंकड़ा जो हो गया, प्राथमिक आंकड़ा को कलेक्ट करने का 6 मेथड होता है। लिखित, मौखिक और पत्राचार। लिखित, मौखिक और पत्राचार,
ये 3 गो पहले जो चलता था, आजकल एसएमएस, टेलीफोन और मेल, एसएमएस, टेलीफोन और मेल, ये 3 गो वर्तमान समय में ज़्यादा चलता है, ठीक है, या इंटरनेट बोलिए, ये ज़्यादा अभी वर्तमान समय में ये 3 ज़्यादा। पहले जो था पत्राचार, लिखित, मौखिक और पत्राचार, ये 3 गो पहले ज़्यादा चलता था। तो इस तरह से 6 प्रकार से जो है सो हम लोग प्राथमिक आंकड़ा को कलेक्ट करते हैं। अब सेकेंडरी आंकड़ा, सेकेंडरी आंकड़ा को जमा करने का जो है सो सेकेंडरी आंकड़ा 2 प्रकार का हो जाता है, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड, यानी प्रकाशित और अप्रकाशित। तो एक लाइन में प्रकाशित क्या हुआ, जो जो चीज छपता है वो सब जो है सो पब्लिश्ड हुआ, वो सब क्या हो गया आपको सेकेंडरी डाटा हुआ। जैसे गवर्नमेंट पब्लिकेशन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पत्रिका, ये सब जो है सो आपको सेकेंडरी डाटा है। और अनपब्लिश्ड है, जैसे रिपोर्ट ऑफ कमीशन, ये छपता नहीं है, आप वेबसाइट, इंटरनेट, टेलीविज़न, ये सब जो देख रहे हैं उसको आपको वहाँ से नोट सोर्स आपको करना पड़ता है। तो पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड ये दोनों आ जाता है आपको इसमें। तो कलेक्शन का मेथड क्या क्या हुआ वो समझ में आ गया। प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, प्राथमिक आंकड़ा और द्वितीयक आंकड़ा, या इसका एक और नाम है गौण आंकड़ा, हिंदी में ध्यान देंगे, गौण आंकड़ा, द्वितीय आंकड़ा, द्वितीय आंकड़ा, द्वितीय आंकड़ा या गौण आंकड़ा, हिंदी में 2 नाम है। सेकेंडरी डाटा, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड, जो जो चीज़ प्रकाशित होता है और जो नहीं है लेकिन डाटा वहाँ से मिलता है वह सब इसमें सेकेंडरी डाटा में आता है। अब प्राथमिक आंकड़ा और द्वितीय आंकड़ा है क्या। प्राथमिक आंकड़ा, वेबस्टर और शुमन ने कहा था, डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर नॉन एज प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा वे आंकड़ा जो अनुसंधानकर्ता पहली बार किसी निश्चित निर्धारित उद्देश्य के लिए, वे आंकड़ा जो अनुसंधानकर्ता पहली बार किसी निश्चित निर्धारित उद्देश्य के लिए आंकड़ा एकत्र करता है, प्राथमिक आंकड़ा कहलाता है। इस प्रकार का अनुसंधान मौलिक होता है, इसकी जिम्मेदारी अनुसंधानकर्ता की होती है। इस प्रकार के संकलन में अधिक समय लगता है, अधिक धन खर्च होता है, अधिक श्रम करना पड़ता है, लेकिन एकदम गुडम गुड होता है। समझ गए। तो ये चीज हो गया प्राथमिक आंकड़ा। द्वितीय आंकड़ा का हुआ, वे आंकड़ा जो अनुसंधानकर्ता आंकड़ा एकत्र करता है, उसका उपयोग कोई व्यक्ति, कोई संगठन, कोई संस्था अपने उपयोग में ले आता है, द्वितीय आंकड़ा कहलाता है। इस प्रकार का अनुसंधान मौलिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसकी जिम्मेदारी अनुसंधानकर्ता की होती है। इस प्रकार के संकलन में कम समय लगता है, कम धन खर्च होता है तथा कम श्रम करना पड़ता है। इसीलिए द्वितीय आंकड़ा का प्रयोग सोच समझकर तथा अंतिम साधन के रूप में करना चाहिए। इसका बेहतरीन द्वितीय आंकड़ा का दुरुपयोग का बेहतरीन चित्रण आपको 3 इडियट्स फिल्म में भाषण के सीन में जो है सो आप उसको देख करके समझ सकते हैं कि शब्द को बिना पढ़े कैसे यूज करेंगे, और जब ध्यान नहीं दिए तो उस अर्थ से अनर्थ हो सकता है। इसलिए द्वितीय आंकड़ा का प्रयोग देखते ना, बहुत सारे राजनेता है सब, या बहुत सारे दूसरे से लिखवा दिया, लिखने का बदला कुछ लिख दिया, कुछ उसको नहीं, तो ऑन द स्पॉट जो है सो उसका बेइज्जती हो जाता है। इसलिए द्वितीय आंकड़ा का प्रयोग करने से पहले उसको सोच समझकर और अंतिम साधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम भ्रामक और हास्यास्पद हो सकता है। इसलिए द्वितीय आंकड़ा और प्राथमिक आंकड़ा, फिर से एक बार, प्राथमिक आंकड़ा वे आंकड़ा जो अनुसंधानकर्ता पहली बार किसी निश्चित निर्धारित उद्देश्य के लिए आंकड़ा एकत्र करता है, प्राथमिक आंकड़ा कहलाता है। इस प्रकार का अनुसंधान मौलिक होता है, इसकी जिम्मेदारी अनुसंधानकर्ता की होती है। इस प्रकार के संकलन में सब कुछ ज़्यादा अधिक समय लगता है, अधिक धन खर्च होता है, अधिक श्रम करना पड़ता है, एकदम जो है सो व्यस्तम व्यस्त होता है। इसीलिए प्राथमिक आंकड़ा के उपयोग करते समय हम लोग का कॉन्फिडेंस जो होता है वो बहुत हाई होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा से पढ़ के जा रहे हैं, तो एग्जाम में देखिएगा कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, फटाफट प्रश्नों को उत्तर देते जाएंगे। लेकिन वही जैसे तैसे कोई नोट्स का अध्ययन, उतना अध्ययन नहीं हुआ है तो एग्जाम में सोचना पड़ेगा, इसको मारूं इसको मारूं, इस तरह से।
तो उस समय कॉन्फिडेंस हम लोग का जो है सो लो रहता है। तो प्राथमिक आंकड़ा और द्वितीय आंकड़ा एक लाइन में समझे, कोई भी चीज में जिसमें समय देंगे बढ़िया होगा, एकदम गुड होगा, वो प्राथमिक हुआ। और जिसमें कम समय देंगे, जल्दी जल्दी होगा, वह अच्छा नहीं होगा, द्वितीय का उदाहरण हुआ। जैसे एक पेज लिखने में कितना समय लगता है और एक पेज प्रिंट आउट कराने में कितना समय लगा, तो ये प्राथमिक और द्वितीय का उदाहरण हुआ। अभी वर्तमान समय में लगता है, पहले लोग हर जो मसाले का उदाहरण लीजिए, तो पहले उसको ला करके उसको सुखा के कूट काट करके अच्छा से अपने मेहनत करके तब तो तैयार होता था उसका। अब ये बाजार से हम लोग खरीद रहे हैं उसका, तो दोनों में अंतर है। गए तुरंत ले आए और उसमें मेहनत किए। तो जो चीज़ जिसमें मेहनत करेंगे, अच्छा से करेंगे, तो करते करते बहुत सारे चीज़ आपको आ जाता है और उसका जो है सो परिणाम जो होता है अच्छा होता है। इसलिए प्राथमिक आंकड़ा का उपयोग करते समय कॉन्फिडेंस हाई होता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने खुद तैयार किया है, तो सारा चीज़ करते करते हो जाता है। लेकिन द्वितीय आंकड़ा कहीं से नोट्स मंगवा करके उसको पढ़ना और खुद नोट्स बनाना, ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो यही उदाहरण हुआ प्राथमिक आंकड़ा और द्वितीय आंकड़ा का। तो अब यहाँ पर देखते हैं, प्राइमरी डाटा आर द बेस्ट फॉर द स्टैटिशियन। प्राथमिक आंकड़ा जो होता है वह स्टैटिशियन के लिए बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि हु इज अवेयर ऑफ हिज गोल, वह अपने गोल के प्रति सजग रहता है, और गोल के लिए जो सजग है तो उस तरह से जो चल रहा है दिन रात मेहनत करके, तो इसलिए प्राइमरी डाटा फॉर द बेस्ट, प्राइमरी डाटा आर द बेस्ट फॉर द स्टैटिशियन हु इज अवेयर ऑफ हिज गोल, precise definition and technique of measurement to make the data perfectly suitable to his requirement। क्योंकि वह करते समय अपनी ज़रूरत के हिसाब से सारा चीज़ को तैयार करता है, और जब ज़रूरत के हिसाब से सारा सेटिंग अरेंजमेंट है तो यूज करने वक्त में कॉन्फिडेंस हाई होता है, काम आसान होता है और उसका जो है सो गोल जल्दी अचीव होता है। लेकिन यदि आप खुद नहीं किए हैं तो उस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं होगा। इसलिए अब इसका मेरिट और डिमेरिट, प्राथमिक आंकड़ा का मेरिट, इट इज ओरिजिनल इन नेचर। देख रहे हैं, इट इज ओरिजिनल इन नेचर। यह क्या होता है? मौलिक होता है। प्राथमिक आंकड़ा मौलिक होता है, जबकि द्वितीय आंकड़ा मौलिक नहीं होता है। इसलिए प्राथमिक आंकड़ा का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है, जबकि द्वितीय आंकड़ा का दुरुपयोग आसानी से किया जा सकता है। तो इट इज ओरिजिनल इन नेचर, ये मौलिक होता है। इट इज मोर रिलायबल, ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट, यह मोर रिलायबल होता है, ऑथेंटिक होता है और एक्यूरेट होता है, और इसका यूज करने से आपको कॉन्फिडेंस हाई होता है और त्रुटि होने की संभावना बहुत कम होता है। इट इज जनरली फ्री फ्रॉम बाइस्ड, यह पक्षपात से परे होता है, यह पक्षपात से परे होता है। क्योंकि प्राथमिक आंकड़ा खुद अब जैसे देख रहे हैं, अब घर में खुद खाना, तो अपने खाने में खुद कोई जहर नहीं मिला सकता है, लेकिन दूसरा कहीं जाइए। इसीलिए देखते हैं जब बड़े बड़े आदमी होते हैं तो उनका खाना कई स्तरों में चेक हो करके जाता है। अब पहले से सब शेड्यूल होता है क्या क्या खाना है नहीं खाना है, तो बहुत जगह इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन जहाँ पर खुद बना रहे हैं तो वो कॉन्फिडेंस के साथ। इसीलिए व्यवहारिक लॉजिक भी है कि हम लोग अपने घर में खाना बनाते हैं तो बिना सोचे समझे फटाफट दे देना शुरू कर देते हैं, लेकिन किसी के घर से दे जाए या कहीं से आया हो तो उसको सोच समझ के तथा अंतिम साधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए सपोज दैट कि उसमें जहर मिला हुआ है, तो अब यदि खा लेंगे तो उसके बाद कुछ नहीं कर सकते, खाएंगे तो उसका परिणाम हमको भुगतना पड़ेगा। अच्छा रहेगा तो अच्छा, बुरा रहेगा तो बुरा। क्योंकि सांख्यिकी बाद में कुछ नहीं करता है, जो करता है पहले करता है। आंकड़ों के प्रति अविश्वास होना निश्चित है सोच समझ के। इसलिए देखते हैं ना, ट्रेन में 4-5 आदमी जा रहे हैं, तो अब थोड़ा सा छोटा सा प्रिकॉशन है कि 5 आदमी जा रहे हैं, तो 5 आदमी एक बार में खाना धड़ाधड़ शुरू नहीं कर रहा है। कुछ भी गड़बड़ी हुआ है तो पहले 4 आदमी खा ले, फिर कुछ देर के बाद एक आदमी अपना खाए। इससे क्या होता है कि कम से कम थोड़ा सा टाइम इंटरवल तो मिल जाएगा। तो लेकिन जब आप मान लीजिए कोई गड़बड़ी रहेगा तो 5 पर एक साथ ऑपरेशन होगा, तो एक साथ ऑपरेशन होगा तो फिर उसका परिणाम भ्रामक और हास्यास्पद हो सकता है। तो सांख्यिकी याद रखेंगे कि बाद में कुछ नहीं करता है, जो करता है वो पहले करता है। इसीलिए बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, तो इसी सिद्धांत को यह पुष्टि करता है। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, तो बिना विचारे करेंगे, नियम कहता है ऐसा ऐसा करिए, अब नहीं करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। तो लेकिन स्टैटिक्स ये कहता है कि इट इज जनरली फ्री फ्रॉम बाइस, पक्षपात से परे होता है। क्यों? तो इसमें तो हम खुद किए हैं, तो खुद को जब
कोई अपने आप को मारना चाहेगा तो उसको तो अब कोई रोका नहीं जा सकता है। तो इसीलिए जब हम लोग प्राथमिक मेथड से चलते हैं तो उस समय शुरू में बताया है कि सब काम एकदम बढ़िया होता है, गुड एंड गुड होता है। इट कैन बी यूज्ड विथ ग्रेटर कॉन्फिडेंस, उसको यूज करते समय हम लोग का आत्मविश्वास जो होता है बहुत हाई होता है। बिकॉज द इंक्वायरर नोज इट्स ओरिजिन एंड कवरेज, क्योंकि हमने खुद एकत्र किया है तो कहाँ से लिए हैं, कैसे हुआ है, क्या हुआ है, वो सारा चीज को हम लोग जानते रहते हैं। लेकिन द्वितीय में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि द्वितीय आंकड़ा कहीं से हम मंगाए हैं या कहीं से उठाए हैं, उसको द्वितीय आंकड़ा कहते हैं। तो फिर से एक बार मेरिट में इसका है कि इट इज ओरिजिनल इन नेचर, इट इज मोर रिलायबल, ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट, इट इज जनरली फ्री फ्रॉम बाइस, इट कैन बी यूज्ड विथ ग्रेटर कॉन्फिडेंस बिकॉज द इंक्वायरर नोज इट्स ओरिजिन एंड कवरेज, कहाँ से लिया गया है, कैसे किया गया है, सारे मेरिट डिमेरिट को जानते रहता है। डिमेरिट्स, इसका डिमेरिट्स है कि इसमें इट इज एक्सपेंसिव, ये खर्चीला ज़्यादा होता है। इट टाइम कंज्यूमिंग, आपको समय देना पड़ेगा इसमें, तो समय जब देंगे तब बढ़िया होगा, इसीलिए इसको डिमेरिट में भी काउंट किया जा सकता है कि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। इसी कारण से जो है सो सैम्पलिंग टेक्निक का भी प्रयोग होता है। इसीलिए देखते हैं ना, जो होटल भी चलता है, घर में भी चलता है, समय बचाना है तो होटल की तरफ भागते हैं। घर में तो तुरंत 5 मिनट 10 मिनट में तो नहीं बन सकता है, लेकिन होटल रेस्टोरेंट समय देखते हैं 10-15 मिनट में हम लोग, तो सब सारा काम पहले से आधा 45% 75% काम पूरा करके रखता है, तुरंत फटाफट गए हो गया। अन्यथा इतना जल्दी, इसलिए इसमें टाइम लगता है। इट इज एक्सपेंसिव, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, सम टाइम इट मे बी डिफिकल्ट टू अप्रोच, कभी कभी इसको एकत्र करने में कठिनाई भी होता है। चूंकि प्राथमिक आंकड़ा जा रहे हैं तो प्राथमिक मेथड से जाने में कभी कभी कठिनाई का भी सामना करना पड़ता है। दिस प्रोसेस इज वेरी हार्ड वर्किंग, यह विधि जो है सो बहुत ही हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम का है। तो जब कोई भी काम कठिन परिश्रम करके करते हैं तो समझिए 99% जीत वहीं पर हो जाता है। इसीलिए उसका जो है सो यूज करते समय अच्छा ये सब सारा चीज होते रहता है, तो इसका फिर आउटपुट जो आएगा वो अच्छा ही अच्छा आएगा। ये 4-5 मेरिट और 4-5 डिमेरिट। सेकेंडरी डाटा अकॉर्डिंग टू MM ब्लेयर, MM ब्लेयर ने कहा था कि सेकेंडरी डाटा आर दोज व्हिच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, द्वितीय आंकड़ा पहले से मौजूद रहता है। ये बात को, प्राथमिक आंकड़ा को करना पड़ता है, प्राथमिक आंकड़ा को करना पड़ता है। इसलिए कई बार हम लोग बोलते हैं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति जब पहली बार मोहब्बत का इजहार करेगा तो तुतलाएगा ही तुतलाएगा, लेकिन जब वो ऐसा कई बार कर चुका है तो ऐसा नहीं होगा। इसीलिए दुनिया यहीं से उसे ध्यान रहा है कि कोई भी व्यक्ति जब पहली बार मोहब्बत का इजहार करेगा तो तुतलाना निश्चित है, नहीं तुतला रहा है तो निश्चित रूप से फ्रॉड है, वो ऐसा समझना चाहिए। अब जानबूझ के गलती करेंगे तो उसका परिणाम तो वर्तमान समय में देख ही रहे हैं, तो अब उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, ये आप लोग का विषय है। अकॉर्डिंग टू MM ब्लेयर, देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेकेंडरी डाटा आर दोज व्हिच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस एंड व्हिच हैव बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस, या किसी खास उद्देश्य के लिए अपना जमा रहता है, उसका उपयोग कोई व्यक्ति, कोई संगठन, कोई संस्था अपने उपयोग में ले आता है, द्वितीय आंकड़ा कहलाता है। इसलिए इस प्रकार का अनुसंधान मौलिक हो भी सकता है और नहीं भी। अब मान लीजिए अच्छा है, उसी को मंगाया है तो अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन उसको मिसयूज कर दिए। जैसे उदाहरण के लिए बताएं कि आपको 3 इडियट्स फिल्म में भाषण के सीन में इसका बेहतरीन दुरुपयोग का चित्रांकन किया गया है, तो वहां से समझ सकते हैं। इसलिए द्वितीय आंकड़ा का प्रयोग से पहले आपको सोच समझ करके उसको मेरिट डिमेरिट सारे चीज को एक बार जान करके तब करते हैं, तो उसमें जो है सो कुछ हद तक हम लोग उसके दुष्प्रभाव को रोक सकते हैं। ये चीज है यहाँ पर। तो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस एंड व्हिच हैव बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस देन द आंसरिंग ऑफ द क्वेश्चंस इन हैंड, उसको मालूम रहता है कि ये किस लिए क्या करना है, क्या क्या। अब हम करेंगे तो हमको थोड़ी मालूम है, हम तो कहीं से उठाए हैं, हम मंगाए हैं। इसीलिए एक लाइन में समझिए, कोई भी टॉपिक पर आपको जब पकड़ रहेगा तो उस पर लेक्चर अच्छा होगा, लेकिन अब वो खाली PPT बना करके बोर्ड पर डाल दिए और उस पर जो ऐसे करेंगे तो उतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए जब आपको कोई भी टॉपिक पर पूरा पकड़ है तो आपका उसका जो लेक्चर होगा उसका, तो यही तो प्राथमिक विधि का हुआ कि आप मेहनत करके सारा चीज को कर आ रहे हैं।
अब यहाँ पर सीधे पीपीपी पर डाले और बकबका रहे हैं, तो उसमें और तुझमें और तेरी याद में बस फर्क है इतना, तू तो बेवक्त आती है, याद हर वक्त आती है। तो वही बात यहाँ पर और इसमें अंतर है। इसलिए कोई भी चीज को जब अच्छा से करते हैं तो आपका, तो जो कोई भी टॉपिक पर आप पूरा पकड़ है तो उसका क्लास और सारा प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। और देख देख करके तक झाक करके और बिना रेडी का आ जाएंगे तो उसमें जो है सो आपको कॉन्फिडेंस उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो ये भी यहाँ पर समझने की बात है। तो ये MM ब्लेयर ने कहा था कि सेकेंडरी डाटा आर दोज व्हिच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस एंड व्हिच हैव बीन collected for some other purpose than the answering of the questions in hand। अब इसका डिमेरिट क्या है, मेरिट क्या है? डिमेरिट है इट इज मे और मे नॉट बी ओरिजिनल इन नेचर, या ओरिजिनल नहीं होता है क्योंकि उसमें छेड़छाड़ करने की संभावना होती है और कहीं से मंगाया गया है या उठाया गया है, और इसमें ज़्यादा प्रॉफिट का भी बात रहता है, तो उसमें ऐसा करेगा तब न देगा। इसीलिए इसमें इट इज मे और मे नॉट ओरिजिनल इन नेचर, या ओरिजिनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कोई ब्रांडेड कंपनी का सामान है, उसमें केवल हम अपना लेवल खाली चिपकू, छेड़छाड़ नहीं किए, तो जो उस ऊपर पार्टी है वही देगा, लेकिन उसको हम लोग उसमें पाठ पुर्जा बदल करके तब उसको सस्ता में करके देते हैं। तो इस तरह से तो दुरुपयोग तो किया जा सकता है, यही तो दुरुपयोग हुआ। तो इस बात को समझेंगे। इसलिए यहाँ पर मे और मे नॉट ओरिजिनल इन नेचर। इट इज नॉट रिलायबल, ये रिलायबल नहीं होता है, नॉट ऑथेंटिक भी नहीं होता है और एक्यूरेट भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें दुरुपयोग होने की संभावना, क्योंकि सेकेंडरी है ना, कहीं से उठाए या मंगवाए हैं, तो इसीलिए उसमें ऐसा नहीं माना जाता है। इट इज नॉट फ्री फ्रॉम बाइस, इसमें यह पक्षपात से, इसमें पक्षपात हो सकता है। क्यों? क्योंकि यह कहीं से मंगाया उठाया गया है, इसलिए इसमें छेड़छाड़ होने की संभावना पूरी है। इसलिए यह नॉट फ्री फ्रॉम बाइस्ट, इट यूज नॉट ग्रेटर कॉन्फिडेंस। देखिए द्वितीय आंकड़ा का प्रयोग करते समय कॉन्फिडेंस हाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसका यूज करते समय वो कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में हम लोग नहीं जानते रहते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन उसमें कर देगा तो फिर कैसे हम लोग पकड़ पाएंगे। लेकिन सारा चीज 2 पेज को जान करके तब जो करते हैं तो उस समय जो है सो हम लोग को, इसलिए प्राइमरी में कॉन्फिडेंस हाई होता है और सेकेंडरी में कॉन्फिडेंस हाई नहीं होता है। मेरिट इसमें है कि इसका मेरिट इसलिए है कि इसमें कम खर्चीला होता है। तो कम खर्चीला देखता है ना, जो बाजार में भी कई तरह के सामान होते हैं, तो कम खर्चा में तो सस्तुआ सामान होगा। और सस्तुआ में कभी कभी होता है कि कुछ जल्दी चल जाए, ज़्यादा दिन चलता है, कभी कम में चलता है, तो पकड़ाने पर बात है। इट इज़ नॉट टाइम कंज्यूमिंग, यह समय कम लेता है, सीधे उठाए और चल दिए। इट्स कलेक्शन इज इजी, इसको जमा करना बहुत आसान होता है। ये सब कारण जो है सो द्वितीय आंकड़ा भी चलता है, प्राथमिक आंकड़ा भी चलता है। तो अंत सब में इंपॉर्टेंट आकर के क्या हो गया? टाइम। आपके पास कितना समय है? समय नहीं है तो इसी कारण हम लोग द्वितीय और रेडीमेड की तरफ भाग रहे हैं। अब समय है तब सब कुछ को अच्छे से करते हैं। ये तो 2 सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। इसलिए वर्तमान समय में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम आप देंगे, समय देंगे, तब बढ़िया उससे निष्कर्ष निकलेगा, उसका परिणाम जो होगा वो दूरगामी होगा और गुडम गुड होगा। और टाइम नहीं देंगे और तब जो सो जाएंगे, तब जो सोचेंगे कि बढ़िया हो जाए, तो ऐसा कैसे होगा? बोलिए, क्या गलत बोल दिए तो बोलिएगा क्या? इसीलिए कोई भी चीज में एक लाइन में ही बात करें हम लोग कि खाना को कुकर में बनाइए और खाना को लोहिया के बर्तन में बनाइए, तो देख रहे हैं कुकर में जल्दी बन गया तो उतना स्वाद नहीं देगा, और लोहिया में देख रहे हैं एकदम समय देते हैं, भूजभाज करते हैं हर चीज को, तो उसमें कॉन्शस रहना पड़ता है। देख रहे हैं ना, कॉन्शसनेस लोहिया में। कुकर में चढ़ा दिए, घूम रहे हैं उधर तो हो गया, लेकिन उसमें तो ऐसा नहीं होगा। तो वही तो कॉन्शसनेस से ही तो काम को आसान करता है और उस पर आपको फोकस्ड करता है। कलर पर ध्यान दिए, कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, कच्चा है, पका, सारा चीज को कितना पर हमको रखना है, सारा चीज 2 पेज को जानते हैं, देखते रहते हैं, ऑब्जर्व होता है, तो गुडम गुड होता है। तो एक लाइन समझने की बात, ठीक है। अपने से खुद नोट्स बनाना, किसी से उधारी मांग करके बाजार से खरीद करके उसको पढ़ लेना, जमीन आसमान का अंतर। यही तो प्राथमिक और यही तो द्वितीय है। बात समझ गए?
तो प्राथमिक आंकड़ा और द्वितीय आंकड़ा। फिर से एक बार, प्राथमिक आंकड़ा वे आंकड़ा जो अनुसंधानकर्ता पहली बार किसी निश्चित निर्धारित उद्देश्य के लिए आंकड़ा एकत्र करता है, प्राथमिक आंकड़ा कहलाता है। इस प्रकार का अनुसंधान मौलिक होता है, इसकी जिम्मेदारी अनुसंधानकर्ता की होती है। इस प्रकार के संकलन में सब कुछ अधिक समय लगता है, अधिक धन खर्च होता है, अधिक श्रम करना पड़ता है, तो एकदम बेस्टम बेस्ट होता है। इसका यूज करने समय कॉन्फिडेंस हाई होता है। प्राथमिक आंकड़ा का दुरुपयोग किया जा सकता है समय। द्वितीय आंकड़ा वे आंकड़ा जो अनुसंधान करता, आंकड़ा तो एकत्र करता है, उसका उपयोग कोई व्यक्ति, कोई संगठन, कोई संस्था अपने उपयोग में ले आता है, द्वितीय आंकड़ा कहलाता है। इस प्रकार का अनुसंधान मौलिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसकी जिम्मेदारी अनुसंधानकर्ता की, प्राथमिक आंकड़ा की जिम्मेदारी अनुसंधानकर्ता की होती है, लेकिन द्वितीय आंकड़ा की जिम्मेदारी, अब जैसे कहने का मतलब जो मान लीजिए हमसे क्लास कर रहा है, जो हमसे पढ़ रहा है, उसको ना सिखाने। अब कहीं से वीडियो देख लिया कुछ, अब उसका क्या हुआ तो उसका तो हम नहीं कहेंगे, यही ना सच्चाई है। लेकिन जो क्लास में आ रहा है, जो अब उसको क्या हुआ है, एक एक चीज को समझाना, सारे को क्लियर करना, ये मेरा दायित्व है। यही तो प्राथमिक हुआ, यही तो द्वितीय हुआ। अब द्वितीय से जुड़े हैं कि प्राथमिक सोर्स से जुड़े हैं, ये आप पर निर्भर है, तब ना जिम्मेदारी तय होता है। इसीलिए देख रहे हैं लोकतंत्र में सबसे बड़ा इंपोर्टेंट ड्रॉबैक क्या है? पॉलिटी पढ़ लिया। लोकतंत्र में यही ना सबसे जिम्मेदारी शब्द। लोकतंत्र में जिस दिन जिम्मेदारी तय हो गया तो उस दिन काम आसान हो गया। जिम्मेदारी ये नहीं है, कुछ होता है तक ना वो उसको ट्रांसफर करके उधर से उधर कर दिया, हो गया, मुला दबा गया। आप बने हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको, यही पढ़ाई में टीचर की जिम्मेदारी है, स्टूडेंट रहा है तो उसको सिखाना, तब हुआ जिम्मेदारी, तब वो जाके काम होता है। तो जिम्मेदारी नहीं रहेगा तो काम कैसे होगा? घर की जिम्मेदारी तो जैसे हम लोग कैसे उसको करते हैं पूरा, जैसे भी वो करते हैं। तो इसलिए लोकतंत्र में सबसे बड़ा डिमेरिट जो है वह जिम्मेदारी तय न होना। स्टैटिक्स में जिम्मेदारी शब्द तय है, बात समझ गए? इसलिए प्राथमिक आंकड़ा में जिम्मेदारी शब्द जुड़ा हुआ है, इसीलिए बेस्टम बेस्ट है। द्वितीय आंकड़ा में जिम्मेदारी नहीं है तय, इसीलिए खराब है। आया बात समझ में? प्राथमिक आंकड़ा और द्वितीय। तो यहां से देखिए अब दोनों में अंतर क्या है। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। पहला, प्राइमरी डाटा ओरिजिनल इन नेचर एंड सेकेंडरी डाटा नॉट ओरिजिनल। ठीक है, नेचर एक शब्द याद रखेंगे, नेचर। प्राइमरी डाटा ओरिजिनल इन नेचर, द्वितीय डाटा नॉट ओरिजिनल इन नेचर, यानी हिंदी में हो गया मौलिकता। एक शब्द याद रखें, मौलिकता। प्राथमिक आंकड़ा मौलिक होता है जब द्वितीय आंकड़ा मौलिक नहीं होता है। कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा टाइम कंज्यूम। अब इसमें टाइम याद रखेंगे, टाइम। तो प्राथमिक में समय ज्यादा और द्वितीय में समय कम। तो कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा टाइम कंज्यूमिंग बट सेकेंडरी डाटा नॉट टाइम कंज्यूमिंग। समय, अब खाली समय को दिमाग में रखें तो प्राथमिक में ज्यादा समय लगता है, कम समय लगता है। तीसरा, प्राइमरी डाटा सेल्फ कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर। प्राथमिक आंकड़ा खुद तैयार किया जाता है इन्वेस्टिगेटर के द्वारा। सेकेंडरी डाटा कलेक्टेड बाय द अदर सोर्सेस। इसलिए इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी तय नहीं है। प्राथमिक डाटा की जिम्मेदारी अनुसंधानकर्ता के स्वयं की होती है, जबकि द्वितीय आंकड़ा की जिम्मेदारी अनुसंधानकर्ता के स्वयं की नहीं होती है। द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा प्रिकॉशन इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी प्राथमिक आंकड़ा का यूज करते समय सावधानी की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने खुद किया है ना, सारे सब कुछ हमारे देखरेख में हुआ है, तो कॉन्फिडेंस हाई होता है, तो उसमें कुछ प्रिकॉशन की जरूरत है नहीं। लेकिन जब हम लोग द्वितीय आंकड़ा का कलेक्शन करें तो उस समय प्रिकॉशन मस्ट, प्रिकॉशन मस्ट, क्योंकि प्रिकॉशन नहीं रखेंगे तो फिर उसका अंजाम ताली या गाली दोनों तो आप ही को ना मिलेगा, क्योंकि आप उसका यूज करवा रहे हैं।
ठीक है। तो सारा काम अच्छा से, इसलिए प्राथमिक आंकड़ा का यूज करते समय जो है सो कॉन्फिडेंस हाई होता है, जबकि द्वितीय आंकड़ा का यूज करते समय कॉन्फिडेंस लो रहता है, धकचुक होते रहता है। समझ गए? ये प्राइमरी डाटा नोट कंटेन एनी बाइस, प्राथमिक आंकड़े में पक्षपात या दुरुपयोग होने की कोई संभावना नहीं होती है, जबकि द्वितीय आंकड़ा को आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है, क्योंकि यह इसमें पक्षपात होता है, इसलिए दुरुपयोग संभावना। इसका बेहतरीन चित्रण 3 इडियट फिल्म के भाषण में जैसा बार बार बोले हैं। प्राइमरी डाटा डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू इन्वेस्टिगेटर, ये देख रहे हैं यहाँ जिम्मेदारी शब्द तय है, इन्वेस्टर की जिम्मेदारी है। अब बोले हैं आपको करना पड़ेगा, जबकि सेकेंडरी डाटा की जिम्मेदारी अनुसंधानकर्ता की नहीं है। वो कहां से लिया है, क्या लिया है, कैसे लिया, वो जाने। तो जो हम डायरेक्ट हमसे जुड़ा हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, नहीं है कि कैसे क्या हुआ, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। लेकिन आप जैसे तैसे कहीं यूट्यूब से देख लिया सो, तो आप बुक नहीं पढ़े, सारे क्वेश्चन आंसर नहीं बनाए, सब नहीं किए, तो आप कहिएगा कि आपका हम 2 वीडियो देख लिया, नहीं हुआ, तो इस तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये विषय कहता है, हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब आप कहीं भी पूरा श्योर रूप से जुड़ते हैं तो उसकी जिम्मेदारी है कि आपको अच्छी तरह से जो है उसको तैयार करके सारा 2 पेज को बताएं और एग्जाम में आपको अच्छे नंबर से पास करवाएं। बोलिए, समझ गए? तो इसलिए यहाँ पर जो है सो फिर प्राइमरी डाटा नोट मिसयूज्ड बट सेकेंडरी डाटा मिसयूज, प्राथमिक आंकड़ा का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है, जबकि द्वितीय आंकड़ा का दुरुपयोग आसानी से किया जा सकता है। द्वितीय आंकड़ा का दुरुपयोग आसानी से किया जा सकता है, लेकिन प्राथमिक आंकड़ा का दुरुपयोग आसानी से नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तब यहाँ पर आएगा क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इतना तक को हम लोग जो है सो सारा चीज को हम लोगों ने अच्छी तरह से कवर करने का प्रयास किया। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन हो गया। आज हम लोग यहाँ से देखे थे कलेक्शन ऑफ डेटा। स्टैटिकल इंक्वायरी मीन्स स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर वन हु कंडक्ट दिस टाइप ऑफ इंक्वायरी इज कॉल्ड एंड इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, जो आंकड़ा को जमा करता है उसको इन्वेस्टिगेटर कहते हैं। इन्वेस्टिगेटर नीड टू हेल्प ऑफ सर्टेन पर्सन, उसको देखना दलबल के साथ करता है, अकेले तो होता नहीं है। इसीलिए यहाँ पर याद रखना है, जनगणना किसके द्वारा करवाई जाती है? तो जनगणना प्रगणकों, इमेटर्स, जनगणना प्रगणकों द्वारा करवाई जाती है। जनगणना किसके द्वारा करवाई जाती है? प्रगणकों द्वारा करवाई जाती है। ठीक है, सोर्स, आंकड़ा का सोर्स कौन कौन सा है? तो शुरू में होता है इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब हुआ आंतरिक। जैसे उदाहरण के लिए अब हमारे घर में क्या हो रहा है उससे आपको क्या मतलब है? आपको मतलब है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको अच्छी तरह से आ जाना चाहिए, समझ में आना चाहिए। नहीं आना चाहिए तब आपके लिए चिंता की बात है। अब मेरा क्या है, पास्ट क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तो उस सब जानने की आपको जरूरत नहीं है। तो वही चीज यहाँ पर हुआ इंटरनल। ये सब इसीलिए जितना भी देखते हैं ना दल सब है, राजनीतिक दल सब, वो समय समय पर आत्ममंथन शिविर, आत्मचिंतन शिविर, एक प्रकार से बोले तो अंतापुर की बातें, अंतापुर की बातें, अंतापुर में क्या क्या हो रहा है उससे हमको क्या मतलब है? मतलब है कि जनता को जो चाहिए वो मिलना चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो। तो इसलिए हम लोगों को एक्सटर्नल सोर्स से जरूरत है। एक्सटर्नल, तो ये आंतरिक स्रोत और इसको बोलते हैं बाह्य स्रोत। तो ये जो होता है 2 तरह से होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक विधि और द्वितीय विधि। प्राथमिक विधि, प्राइमरी डाटा को जमा करने का 6 मेथड होता है। प्राथमिक आंकड़ा को जमा करने का 6 मेथड होता है। डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, प्रश्न, इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंस पत्राचार के द्वारा, मेल इंक्वायरी, क्वेश्चन एनआर फील्ड बाय इन्वेटर्स प्रगणकों द्वारा, एसएमएस द्वारा और टेलीफोन। सबसे तेज गति से चाहते हैं कलेक्शन, तो टेलीफोन, ज्यादा एरिया कवर करते हैं तो मेल इंक्वायरी। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 8 पॉइंट हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हुआ। लिखित, मौखिक और पत्राचार, ये 3 गो पुराना है जो पहले। इधर जब से जो है सो नेट का प्रयोग जब से ज्यादा बढ़ गया तब से एसएमएस, टेलीफोन और इंटरनेट ये ज्यादा इस्तेमाल होता है। समझ गए? तो प्राथमिक आंकड़ा को जमा करने का 6 मेथड हुआ, लिखित, मौखिक और
पत्राचार, एसएमएस, टेलीफोन, इंटरनेट है। अभी वर्तमान समय में तीन को ज़्यादा सबसे तेज गति से परिणाम करना है प्राप्त तो टेलीफोन, ज़्यादा एरिया को कवर करना है तो मेल इंक्वायरी, मेल क्वेश्चन के द्वारा मेल भेजिए, फटाफट ज़्यादा एरिया कवर होगा। ठीक है। द्वितीय आंकड़ा दो प्रकार का होता है, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। जो चीज़ छपता है पब्लिश्ड हुआ, जो चीज़ नहीं छपता है, देख रहे हैं टेलीविजन पर तो छपता थोड़ी है, इंटरनेट, वेबसाइट, ये सब छपता नहीं है, वहाँ से हम लोग राइट डाउन करते हैं, तो वो भी द्वितीय है। गवर्नमेंट पब्लिकेशन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सब। ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर देखें प्राथमिक आंकड़ा और द्वितीय आंकड़ा क्या है, मेरिट और डीमेरिट को पूरा अच्छा तरह से जान लिए, डिफरेंस तक जान लिए। तो यहाँ तो इस तरह से फिर अब चलते चलते में फिर पॉइंट ऑफ व्यू जो हम लोग देखे, देखिए क्वेश्चन आप हम लोगों को किस तरह से पूछेगा। तो जैसा हम लोग यहाँ पर देखे भी थे शुरू में कि यह पहला, स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ एवरेज, ये स्टेटमेंट यह कौन दिया था? सांख्यिकी माधों का विज्ञान है, यह कथन किसका कहना था? तो वॉडिंगटन का कहना था, सॉरी उस वॉले का कहना था। वॉले ने कहा था कि सांख्यिकी माधों का विज्ञान है। तो परिभाषा 4-5 को 7 को याद रखना पड़ेगा, 1-2 को बार बार बोल रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरा हो गया इस तरह से, स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स, यानी अनुमान। एस्टिमेट्स मतलब क्या हुआ? अनुमान। और प्रोबेबिलिटी मतलब क्या हुआ? संभावना, प्रायिकता। तो इसीलिए सांख्यिकी जो है सो अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान है। किसने कहा था? तो वॉडिंगटन ने कहा था। किसने कहा था? वॉडिंगटन ने कहा था। तो इस तरह से देखिए परिभाषा वाला दिया है। तो अभी तो हमारे रटने हमको आता है, तो उससे थोड़ी आपको होगा। आपको उसको अभ्यास 1-2 बार वीडियो को देखिए और उसको करिए तो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बताए थे फादर ऑफ स्टैटिक्स, याद रखना है, गॉडफ्राई रकनवाल। फादर ऑफ सेट थ्योरी, जॉर्ज केंटर। फादर ऑफ मैथमेटिक्स, आर्किमिडीज। और फादर ऑफ मैथमेटिक्स भारत के नजरिए से पूछेगा तो आर्यभट्ट। ठीक है। फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी, पास्कल एंड फर्मेंट। ठीक है। और सेट थ्योरी और प्रोबेबिलिटी को जोड़ा था किसने पहली बार? तो कोलमोगोरोव। स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स को जोड़ करके जो नाम पड़ता है उसको बोलते हैं इकोनोमेट्री। इकोनोमेट्री क्या है? तो स्टैटिक्स प्लस मैथमेटिक्स प्लस इकोनॉमिक्स, तीनों जहां पर मिलता है, जैसे गंगा जमुना सरस्वती का नाम संगम पड़ता है, उसी तरह से सांख्यिकी, गणित और अर्थशास्त्र जहां पर तीनों मिला दिया जाता है, मिलता है, उसी ब्रांच को क्या कहते हैं? इकोनोमेट्री कहते हैं। बात समझ गए? इकोनोमेट्री का जो है सो रंगनाथ फिश ने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था शब्द का, इसीलिए। बात आ गया समझ में? तो ये सब एक साथ आपको सारा मिल गया। अब ये तो ओरिजिन के बारे में बताया, लैटिन शब्द स्टेटस याद रखने का 2-4 बार करेंगे तब होगा। थ्योरी पार्ट है तो थ्योरी पार्ट को आपको 1-2 बार करना पड़ेगा। जर्मन स्टैटिक, फ्रेंच के लिए अंत में क्यू, फ्रेंच के लिए क्यू यू लगा देंगे, जर्मन के लिए के लगा देंगे, इटालियन स्टैटिस्टा और लैटिन स्टेटस। मल्टीपल सेंस में और सांख्यिकी शब्द बहुअर्थी होता है। प्रोडक्ट के उत्पाद के रूप में आंकड़ा होता है, प्रोसेस के रूप में विधियन स्टैटिकल मेथड बन जाता है, और विवरणात्मक माप के रूप में सांख्यिकीय विधियां बन जाता है। इस तरह से आप पूरा डिटेल नोट्स, पूरा स्टडी मटेरियल स्टडी मटेरियल प्लस क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव चाहिए। ऑब्जेक्टिव सारा चीज़ आपको मिलेगा कंप्लीट, सारा फुल मटेरियल के साथ। उसके लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 9934902040, 9835406716। आदित्य IAS ऐप क्लास, आदित्य GMC IAS एकेडमी।
द्वितीया जीएमसी आईएएस एकेडमी, अशोक राजपथ, पटना, पिलर नंबर 58 के सामने अपोजिट पीयू गेट, ठीक है। तो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए 9934902040 SMS या व्हाट्सएप के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। और जो आपका एम है, चाहे आपको UPS SSC हो, JSO सेंट्रल का हो, सेंट्रल CGL, या दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्टिव स्टैटिक्स का एग्जाम हो, उसमें आपको काम आ सकता है। तो इसको आप लाभ उठाइए, जुड़िए। मंजिल मिल ही जाती है, यूं ही भटकते भटकते गुमराह होते हैं जो एक बार अच्छा से सोचते ही नहीं। तो सोचना पड़ेगा और अपने मंजिल को धार दीजिए और सफलता निश्चित कीजिए, क्योंकि यूपी वाला में भी 929 पोस्ट है। CGL सेंट्रल CGL वाला में भी एक पेपर होता है, पेपर 4 या 3, तो उसमें आप 100, वहाँ पर भी आप उसमें भी अच्छा खासा पूछता है, तक जहाँ भी देना हो तो आप इसको दे करके आप अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। सेंट्रल CGL में भी पूछ रहा है, तो उसका भी आपका काम हो जाएगा। तो इसके लिए आपको अच्छा से शुभकामना देते हैं कि पढ़िए, जुड़िए और एक बार ज़रूर लाभ उठाइए। देखिए कि सफलता कैसे नहीं मिलती है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।